परिभाषा में कहा जाता है कि गायम वाद्यम च नृत्यम च त्रयम संगीतम उच्यते। मतलब गायन, वादन और नृत्य तीनों मिला के संगीत होता है। अगर डांस सीख रहा है कोई और उसे म्यूजिक भी आता है तो बहुत जल्दी सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है। मुद्रा मतलब जैसे कि समझ लीजिए कि ये एक हाथ की मुद्रा है जी। तो इस मुद्रा से हमारा मतलब एक डिक्शनरी है एक तरह से। हाँ। भरतनाट्यम के लिए बेस है। हाँ। तो ये मुद्रा है पताक त्रिपताको अर्धपताक कर्तरी मुखा मयूराख्यो अर्धचंद्रश्च अराळ शुकतुंडकः। मुख मुद्रा उसका एक श्लोक आप या गर्दन का जो भी। हाँ, गर्दन का कि समम उद्वाहितम अधोमुखम आलोलितम धुतम कंपितम च परावृत्तम उक्षिप्तम परिवाहितम नवदा कटितम शीर्षम नाट्यशास्त्र विशारदैहि। नाट्यशास्त्र में वर्णित है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल HOTC में आपका स्वागत है। संगीतमय वार्तालाप की इस चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज के कलाकार का आपसे परिचय कराऊं, सबसे पहले मैं हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हमारी संगीतमय वार्तालाप को अच्छा प्रतिसाद दिया है और अन्य पॉडकास्ट को भी अच्छा प्रतिसाद दिया है। आशा है आपका सहयोग आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। अब हम वार्तालाप की ओर बढ़ते हैं। संगीत में कहा जाता है या संगीत की परिभाषा में कहा जाता है कि गायम वाद्यम च नृत्यम च त्रयम संगीतम उच्यते। मतलब गायन, वादन और नृत्य तीनों मिला के संगीत होता है। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारी स्टूडियो में विख्यात वरिष्ठ भरतनाट्यम नृत्यांगना श्रीमती भारती शंकर होम्बल जी उपस्थित है। भारती जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरे बाल्यकाल से, जब से मैं सिर्फ अपने माता पिता को जानता था, शायद भारती जी तब से मेरे को जानती है, तो इसलिए अब मैं आपको भारती दीदी बोल के ही संबोधित करूंगा पूरे पॉडकास्ट के दौरान। दीदी, अपन शुरुआत ऐसे करते हैं कि आज जो भी भरतनाट्यम में आपका किया हुआ, या मैं कहूँगा आपके परिवार का किया हुआ, सब लोगों को दिखता है, दिख रहा है और उत्तरोत्तर ये दिखते ही जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से यदि मैं आपकी बात करूं तो बाल्यकाल से लेके सीखने तक, सीखने की तो वैसे अभी भी चलते ही रहता है, आपकी यात्रा कैसी रही है, ये हमारे दर्शकों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आप बताएं। मेरी यात्रा जो है बड़ी आनंदमयी रही जी। मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ। मेरे माता पिता श्री शंकर होम्बल और श्रीमती गिरजा देवी होम्बल दोनों ग्वालियर आए थे पहले, वहीं मेरा भी जन्म हुआ है। जी। हाँ, सबसे बड़े मेरे भाई थे जी। उसके बाद मैं, और बाल्यकाल से ही मैं वैसे वातावरण में पली। जी जी। नृत्य संगीत दोनों को देखते हुए ही मैं बड़ी हुई। ग्वालियर में हम लगभग मुश्किल से ज़्यादा रहे नहीं, 3-4 साल रहे होंगे। ग्वालियर में मैंने प्रस्तुति दी थी 2.5 साल की उम्र में। वाह। तो लव कुश में कुश बनी थी, तो बहुत अच्छे से मैंने उसका अभिनय किया था। उसके बाद हम भोपाल आ गए। अच्छा। विशालाक्षी जौहरी की वजह से जी जी। वो हमें भोपाल ले आई और पिताजी को एलएलबी कॉलेज में एक पोस्ट पे उन्होंने रखा डांस के। जी जी। तो तब से लेके फिर मेरे पापा ने एक संस्था बनाई, कलापद्म भरतनाट्यम नृत्य अकेडमी, जिसमें वहाँ हमारा नृत्य अभ्यास शुरू हो गया और हम बहुत सारे स्टेप्स और ये सीखते सीखते बड़े होते चले गए। बहुत सारे विद्यार्थी थे उनके, तो हमारा बचपन मतलब नृत्य में ही रहा। नृत्य सीखते रहे, प्रोग्राम करते रहे, जगह जगह प्रोग्राम किए। इसी वातावरण में मैं पली बड़ी हुई और आज मैं एक निर्देशिका हूँ संस्था की। 100 विद्यार्थियों को सिखा रही हूँ। वाह। आपके संस्था या विद्यार्थियों के बारे में हम अभी अगले चरण में बात अवश्य करेंगे। आपने 2.5 साल की उम्र में
पहली प्रस्तुति दी, क्या आपको पता था आप क्या कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं पता था, कैसे कर रहे हैं? कुछ नहीं मालूम था, बस लव कुश का करना था, हमने करा और बहुत अच्छे से किया। हमारे फादर बताते हैं, हमें तो कुछ याद नहीं जी है। जी। हाँ, वो बताते हैं कि बहुत जोश के साथ जाती थी करने के लिए। मेरे साथ वीणा वीणा करके थी, वीणा मोले करके थी एक, हाँ हाँ। तो वो लव थी और मैं कुश थी। अच्छा, उसके बाद फिर भोपाल में आपकी भोपाल में आके हमारे शिक्षा प्रॉपर चालू शुरू हुई? हुई 1960 में हमारा कलापंथ की स्थापना अच्छा। हुई। हाँ। और विशालाक्षी जौहरी उस समय वही थी उनकी, मतलब हमारे, मतलब बोलना चाहिए सारा निर्देशन उनके आधार पर चलता था। अभी जैसा मैंने देखा है, हम्म, आपका रुझान गायन की तरफ भी रहा है और नृत्य की तरफ भी रहा है, दोनों तरफ का है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि एक ही विधा बहुत कठिन है, तो ये दोनों में कैसे, और दोनों में आप बराबरी से, अभी कुछ समय पहले के कार्यक्रम में भी आप स्टेज पे थे, दोनों रूप में थे, तो ये हमारी जानने की इच्छा ये है कि ये सब कैसे संभव हो पाता है, एक कलाकार के नाते, एक मनुष्य प्राणी के नाते, ये सब हम, या आप कैसे कर पाते हैं इसमें? क्या आपकी वो जो आपको तालीम मिली, शिक्षा मिली, उसका महत्व है, क्या आपके स्वयं के रियाज या परिश्रम का महत्व, ये चीजें हमको बताइए। हाँ, इसका श्रेय तो मेरे पिताजी को ही जाता है जी। क्योंकि हम छोटे छोटे थे, मैं और मेरी बहन और मेरा भाई, तो सुबह उठते ही उनका ये था कि हारमोनियम लेके बैठ जाते थे जी जी। और गाने सिखाते थे, जैसे पुरंदरदास जी के भजन हैं और ये सब हम लोग उनके वही सिखाते थे हमको। तो गाते गाते मेरे को म्यूजिक में रुचि हुई, तो फिर मैं म्यूजिक 7th 8th में आई तो मैंने एक म्यूजिक सब्जेक्ट ले लिया। अच्छा, स्कूल में ही ले लिया। हाँ। हाँ, उस समय नंदकिशोर शर्मा जी थे, हाँ वही जी, हाँ मेरे जी, पहले गुरु म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। जिनको हमने कई बार आपके यहाँ देखा भी है, हाँ, नंदकिशोर हाँ, जी को, और वो कार्यक्रम में भी रुचि बढ़ी। और अब आके समझ में आ रहा है कि म्यूजिक कितना इम्पोर्टेंट है डांस के साथ। अच्छा। हाँ, कि अगर डांस सीख रहा है कोई और उसे म्यूजिक भी आता है तो बहुत जल्दी सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है। क्या इसको आप और सीधे सरल शब्दों से में समझ जाते हैं, सीधे अच्छा, समझ जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि म्यूजिक है तो डांस भी साथ में करना है, तो गाना भी अगर उसका आता है तो हम भाव प्रकट करने में और उत्तम हो जाते हैं। और डांस की वजह से म्यूजिक में भी हम भाव के साथ जाते हैं। ओह, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और कि मतलब उस गाने में हम, जैसे हम नृत्य में भाव में डूबते हैं, उसी तरह हम म्यूजिक में भी डूब जाते हैं, क्योंकि भाव मालूम है कि उस गाने का भाव क्या है, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं। हाँ, और उस नृत्य का भाव क्या है। हाँ। तो इस वजह से दोनों अगर है हमारे पास तो हम बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाने में भी हम सक्षम हो जाते हैं और खुद भी हमको बहुत आनंद आता है। तो म्यूजिक से तो मुझे बहुत सहायता मिली। अच्छा, और मुझे जहाँ तक ज्ञात है आपकी जो उपाधि है स्नातकोत्तर की, वो भी म्यूजिक में है और नृत्य में भी है, और नृत्य में भी दोनों में है। अच्छा, ये जानकारी नहीं। हाँ, नृत्य तो मैंने देखा ही है। हाँ, नृत्य का मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से किया जी, और म्यूजिक का मैंने MLB कॉलेज भोपाल यूनिवर्सिटी, अब आजकल बरकतुल्ला हो गया जी वो, जी, तो वहाँ से मैंने किया। बढ़िया। इस शालेय शिक्षा या महाविद्यालयीन शिक्षा और साथ में नृत्य और संगीत दोनों की शिक्षा, दोनों ये समन्वय कैसे बैठता था अब बचपन में? हाँ, बैठ जाता था क्योंकि रियाज बहुत होता था उस समय। नहीं तो स्कूल में भी तो टाइम जाता था। स्कूल में भी देना पड़ता था, स्कूल में भी कहीं भी है तो कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, अच्छा, म्यूजिक कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हो जाता था। पर उस समय हम बच्चे थे तो इतना ज्यादा हम सीरियस नहीं थे। अच्छा, पर हम वो उस आनंद को लेते थे, मजा लेते थे गाना गाने में। हाँ, जैसे म्यूजिक भी गाना है, स्कूल में फोक डांस भी करना है और सोलो भी करना है, तो हम बहुत अच्छे से करते थे। इसी बात पे आगे बात कर लेते हैं कि आपने बोला अभी आनंद ले लेते हैं, क्या आपका ये मानना है कि कोई भी काम करने के लिए, और खास तौर पे संगीत या नृत्य, संगीत में सब आता है, आनंद लेना बहुत जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल।
यदि चीजें आनंदमय हो या आनंद विहीन हो, दोनों में कितना फर्क आप मानते हैं? हाँ देखिए, आनंद लेने की बात आपने बताई, तो ये है कि कोई भी हम चीज़ करते हैं उसको बिना, अगर मन के बिना करेंगे हाँ, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। वाह, और भाव और जो फेस के एक्सप्रेशन है, आंखों के एक्सप्रेशन है ना, तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जी जी। भाव तभी आता है, कोई चीज़ आप मन से करोगे तो भाव आ जाएगा, मन से नहीं करोगे तो पता चल जाता है कि इनका मन नहीं है, सामने वाले को भी पता चल जाएगा। बिल्कुल। रस रस आना चाहिए, रस आना चाहिए। उसके बिना कैसे चलेगा, नहीं तो वो नीरस हो जाएगा। गायन में भी ये गायन में भी है, बराबरी से, दोनों में बराबर है। हाँ, म्यूजिक में भी बिना, अगर आप उसके साथ भाव और एक्सप्रेशन के साथ नहीं गाएंगे, अंदर से आवाज निकलती है, बिल्कुल, तो अगर आप अंदर से आवाज नहीं निकालोगे जी जी। तो भाव नहीं आएगा, लोग क्या, अरे भाई ये क्या गा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। शायद 1960 में जब आप, मतलब आपका परिवार पे माताजी पिताजी हम तो छोटे ही भोपाल थे। में आए, तो शायद भरतनाट्यम भोपाल में था नहीं। नहीं था। ये आपके पिताश्री गुरु श्री शंकर होम्बल जी बहुत ही सम्माननीय कला गुरु थे वो। मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने ही भरतनाट्यम को भोपाल में कह लीजिए, मध्य प्रदेश में कह लीजिए, इससे भी ऊपर नॉर्थ इंडिया तरफ ले जाने में शायद जीवन लगा दिया होगा। जीवन लगा। उससे पहले आप बताइए कि ये शिक्षा और नृत्य शिक्षा की कोई रोचक प्रसंग हो जो आपको याद हो। हाँ याद तो है, बहुत सारे रोचक हैं, क्योंकि वो जिस तरह से सिखाते थे पिताजी, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। सिखाने में गलत, मतलब गलत किया तो उसको 4-4 5-5 बार कराते थे, और नहीं कराया मतलब हमें नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, जो उनके स्टूडेंट दूसरे थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। वाह, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत निष्पक्षता वाली गुरु बात के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हम उनके साथ इतना जुड़े रहे, हमको बहुत सीखने को मिला। और वो जिस तरह से हम लोगों को हैंडल करते थे घर में, कि मतलब हर चीज़ में, खाने से लेके हर चीज़, तो बहुत डिसिप्लिन सिखाया, बहुत अच्छे से कि कैसे गाना है, बार बार उसको वो करो। तो मेरी इतनी अच्छी आदत हो गई थी, बहुत बार मैं नीचे प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाती थी, तो बोलते थे आओ आओ, बुलाते थे, पर मैं कुछ ना कुछ कार्य करती रहती थी, मम्मी की मदद करती रहती थी, नहीं जाती। और वो नीचे गाते थे, मैं वो सुन लेती थी। अच्छा। और थोड़ी देर में गाने लग जाती थी, बोले अरे तुमने कैसे सीखा? तो मैं बोलती हूँ कि आप गा रहे थे, मैंने सीख लिया। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा है तुम्हारा भाई, तुम बहुत जल्दी सीखती हो। और आवाज़ भी बहुत लाउड थी, आवाज़ तो बहुत, हाँ, पसंद करते थे। तो ऐसे मेरे बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं, एक ही नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताऊंगी मैं बाद में भी। और हमारे दर्शकों के लिए क्या बताएंगे, एक और बात दर्शकों यदि के लिए, बतानी होगी? हाँ, दर्शकों के लिए तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आपको नृत्य या संगीत, कोई भी कला आपको सीखनी है, जैसे गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, है ना, तो संगीत की जो भी विधाएं हैं उसको सीखना है तो सच्चा गुरु चाहिए। अच्छा। गुरु बिन कैसे गुण गावे, तो गुरु न माने तो गुण नहीं आवे। तो ये गाते चले आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सच बात है। गुरु आपको सही चुनना पड़ेगा। मेरा आप दर्शक, गाते चले आ रहे हैं वो तो ठीक है, आप तो अनुभव भी करते चले आ रहे हैं। हाँ, अनुभव भी बहुत मिल रहा तो है। हम अभी गुरु महिमा की ही बात कर लेते हैं, हाँ। थोड़ी सी। शंकर होम्बल जी के बारे में अभी बात करी अपन ने। हमारा भी काफ़ी, हम तो बहुत छोटे हैं, तब भी छोटे थे, आज भी छोटे ही। तो उनकी बात हम कर रहे थे कि उन्होंने, कृपया ये बताएं कि उनका भरतनाट्यम को इस क्षेत्र में लाने में, शिष्यों को तैयार करने में, या देखिए आसान काम तो नहीं था, सबको पता है। हमारे दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य जिसको भोपाल में स्थापित करना, ये सब आपकी जितनी नॉलेज है या आपकी जितनी जानकारी है, कृपया वो जर्नी अवश्य बताएं। तो जर्नी तो ऐसा है कि ये कर्नाटक के थे मम्मी पापा,
कर्नाटक से आके तो ग्वालियर में बसे। जी। और ग्वालियर में मैं होने वाली थी, तो मम्मी पहले डांस करती थी। अच्छा। मम्मी नृत्य विधा में मम्मी थी और पिताजी सिर्फ गाते थे। ओह। तो ऐसा हुआ कि अब मैं तो मम्मी नहीं जा सकती, मद्रास जाना था चेन्नई में सीखने के लिए। अच्छा। तो मम्मी को बोले कि मैं चला जाता हूँ, तुम तो जा नहीं पाओगी। तो 5 साल वो कला क्षेत्र मद्रास में जाके 5 साल उन्होंने भरतनाट्यम की शिक्षा ली। और उसको लेके फिर जब वापस आए तो इतने निपुण हो गए थे, मतलब 30 साल की उम्र में उन्होंने सीखना शुरू किया। क्या बात कर रहे हैं। हाँ सही है, सही है। तो फिर आके मम्मी को हेल्प करने लगे। फिर हम लोग भोपाल आए, तो फिर भोपाल में भरतनाट्यम के सबसे पहले गुरु वही थे और उन्होंने आके भोपाल में स्थापित किया। कथक के बहुत सारे गुरु थे उस समय। उन्होंने बोले अरे चला जा यहाँ से, ऐसा बोलते थे कि तू साउथ का है, तू यहाँ से चला जा, पर उनको सबको उन्होंने पीछे पछाड़ दिया। तो बाद में वो सब उनके भाई दोस्त हो गए। बाद में सब से ऐसी जर्नी रही उनकी कि मतलब वो आके भोपाल में स्थापित हो गए। और मेरे को लगता है कि शुरू में स्टार्टिंग में जहाँ भी देखो तो मेरे पापा का नाम प्रचलित था, सब नाम लेते थे, उनका नाम बहुत था और आखिर तक करते रहे। आज भी है नाम। हाँ आज भी है नाम। नाम तो आज भी उतना ही सम्मान से लिया जाता है। हम तो उनके बिना करते ही नहीं, क्योंकि उनका नाम तो रोज लेना पड़ता है, उसके बिना तो हम कर नहीं सकते। ऐसी जर्नी रही हमारी। उसके पहले दर्शकों के हित के लिए बता दूं कि आप वर्तमान में कला पद्म की संचालिका भी हैं और कला पद्म जो मेरे नॉलेज में 1961 से शायद संस्था बनी हुई है। हाँ। उसका आज सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। कई छात्राओं को मार्गदर्शन या नृत्य सिखा रही हैं। तो अब हम कला पद्म की थोड़ी सी यात्रा आपके मुंह से जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया कि उस समय स्ट्रगल बहुत थे, चैलेंजेस बहुत थे। बहुत चैलेंजेस थे। और मेरा जो देखा हुआ है वो तो है ही, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। हाँ, कला पद्म में स्थापना के बाद बहुत विद्यार्थी वहाँ आए। हम लोग इधर विद्या विहार में करते थे, जो अपना पॉलिटेक्निक के पास में वहाँ हमारी पहले खुली थी। वहाँ काफ़ी विद्यार्थी आते थे जी। और हर साल प्रोग्राम भी बहुत करते थे। पिताजी इतनी मेरे नॉलेज में है जो बात मैं आपको बता रही हूँ जी। और हर साल हम लोग कालिदास समारोह में जाते थे। कालिदास। हाँ, और 3 बार स्वर्ण कलश जीते हैं। वाह। तो कुमार संभवम, विक्रम उर्वशियम, इंदुमती स्वयंवरम, और ये मतलब ऐसे डांस ड्रामा करना और इतने सुंदर कोरियोग्राफी करते थे पिताजी, तो बहुत मज़ा आता था। हम छोटे छोटे रोल में रहते थे उस समय, बहुत छोटा रोल करा हमने, तो बहुत से रोल में हमें याद भी नहीं है। और एक मज़ेदार बात ये हुई कि एक बार हम शायद पेड़ बने थे। अच्छा। और हम सो गए। अब हम सो गए, बहुत छोटे थे, सो गए। जब ख़त्म हो गया प्रोग्राम तब हम शायद नींद खुली और उसके बाद हमने जो रोना शुरू किया कि बहुत ख़राब लग रहा था कि हम नहीं कर पाए। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो हाँ, ये मंच पर प्रदर्शन के दौरान ये ऐसी तो बहुत सी चीजें तो काफी जगह गए हम लोग, कोई जगह नहीं बची है। भारत में जो भी जगह है सब जगह हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया। कृष्ण लीला बनाया उन्होंने, कालिया मर्दन बनाया, उन्हीं को लेके मैं आज चल रही हूँ। कालिया मर्दन और कृष्ण लीला के तो बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं। आप भी थे। मैं भी था। हाँ आप भी थे और मेरी बहन भी थी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं था। बहुत आनंद आता था, वो प्रैक्टिस होती थी, जो उत्साह था, मतलब बोलना चाहिए कि जो भी मेरे पिताजी ने किया है जी, वो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब आप कह सकते हैं अद्वितीय है। अद्वितीय। दोबारा से आपकी नृत्य करने की, शिक्षा लेने की भी और देने की भी एक बहुत लंबी यात्रा रही है। इस यात्रा में आपने काफ़ी सारे तकनीकी बदलाव भी देखे हैं और उनको यदि मैं सही हूँ तो पहले तो शायद माइक भी नहीं होते। नहीं होता था। वो
जो साथी कलाकार हैं, मृदंगम, हारमोनियम, चंडा होता था एक, ये सब सिर्फ अपनी ताकत से ही बजा के लोगों को सुनाया जाता था। तो उस युग से आते हुए आप इस डिजिटल युग में आने के बाद नृत्य को कैसे देखते हैं, नृत्य की शिक्षा को कैसे देखते हैं? हाँ, नहीं बदलाव तो बहुत आया। जी, पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था नृत्य म्यूजिक सीखने में, बच्चे थोड़े से हिचकिचाते थे, नहीं निकलते थे घर से, जैसे अच्छा। ब्राह्मण लड़कियां खास तौर से नहीं आती। हम्म, तो शुरू में ये परेशानी हुई, धीरे 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 लोग उसको समझने लगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें बहुत मतलब एक एक्सरसाइज है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास है। तो धीरे धीरे लोग आने लगे। नहीं तो लड़कियों को कहीं भेजना मतलब बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। हाँ, तो मतलब 1960 की बात कर रहे हैं। जी जी। अब धीरे धीरे आते गए, सारे सभी आते गए, सीखते गए और ब्राह्मण लड़कियां भी सीखने लगी। जैसे ब्राह्मण अधिकतर नहीं भेजते थे घर से, स्कूल वगैरह भी जाना है तो बड़ा मुश्किल होता था। तो हाँ, तो इसीलिए तो वो धीरे धीरे जो बदलाव आया है, तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि पहले ज़्यादा अच्छा था। नहीं, मैं तकनीक के हिसाब से पूछ रहा हूँ। ये तो आपने व्यावहारिक बात बताई कि सीखने जाना नहीं जाना, आज शायद पेरेंट्स खुद लेके आते हैं, वो सब ठीक है, वो तो उतना चेंज होना ही। तकनीकी दृष्टि से आप, जैसे हाँ, अब काफी बदल गया तकनीकी। हाँ, जैसे पहले प्रैक्टिस के लिए सबको साथ में बैठना पड़ता, साथ में बैठना पड़ता, अब शायद नहीं, अब तो आजकल रिकॉर्ड से काम चलता है। तो ये आसान हो गया है आपके हिसाब से, ये अच्छा है कि कैसा है? आसान तो हो गया है जी, पर मजा वो लाइव म्यूजिक में आता है। यही मेरा पूछने का उद्देश्य है कि लाइव म्यूजिक में जो मजा आता है ना, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता है। क्यों? इसका कारण है जी, लाइव तो भी सजीव है ना, मतलब उसमें जीव है। हाँ, अब रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है, बजेगा और आपको सही से करना पड़ेगा रिकॉर्ड में। और इधर एक लाइन कहीं बच्चों ने कहीं गड़बड़ करी तो इधर एडजस्ट हो जाता है जी जी, म्यूजिक में। तो इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि भाई रिकॉर्ड म्यूजिक ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर लाइव म्यूजिक है तो बहुत अच्छा है। और लाइटिंग सिस्टम या लाइटिंग प्रकाश सिस्टम भी बहुत बदल गया, पहले वाइट हाँ, लाइट चलती थी जी, अब तो कलरफुल लाइट तो उससे आपको क्या फर्क महसूस हुआ है जब आप मंच प्रदर्शन पे होते हैं तब? मेरे पिताजी तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे वाइट लाइट ही, और मैं भी वाइट ही पसंद करती हूँ, पर आजकल का वातावरण देखते हुए थोड़ा आ गए हैं कलर पे। अच्छा, अभी हम नृत्य की थोड़ी सी बारीकियां या भरतनाट्यम की बारीकियां के बारे में बातचीत करेंगे। उसके पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि भारती जी को मध्य प्रदेश शासन ने सन 2023 का शिखर सम्मान भी दिया हुआ है। और खुशी की बात इसमें यह है कि कला पद्म के 2 विद्यार्थियों को यह शिखर सम्मान मिला हुआ है। कला पद्म के लिए ये अचीवमेंट वाली बात है। अब थोड़ा सा हम भरतनाट्यम की तरफ बढ़ते हैं। जी। शुरू में आपने बोला कि संगीत, वो कंठ संगीत हो, वादन हो, चाहे नृत्य हो, भाव होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप क्या बजा रहे हैं, क्या गा रहे हैं या नृत्य भी क्या कर रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब जैसे गायन या वादन में एक होता है स्वर और एक होता है ताल, भाव तो है ही उसमें। नृत्य में एक और चीज जुड़ जाती है इनके साथ और वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, मुद्रा और अंग संचालन। दिखने या देखने वालों को बहुत अच्छा लगता है, सीखने या सिखाने वालों के लिए क्या लगता है ये आप बता सकते हैं। हाँ। और उसका मुद्रा का और अंग संचालन कि कितनी मायने रखता है, बहुत मायने रखता है ये। इसका आप सबसे पहले तो मैं भरतनाट्यम क्या है थोड़ा बताना। जी जी हाँ जरूर। भरतनाट्यम में भ से भाव, र से राग और त से ताल, ये तीनों को मिलकर के किया जाने वाला नृत्य भरतनाट्यम कहलाता है। अब भरतनाट्यम सीखने के लिए हमको अड़ों की तैयारी करनी पड़ती है। जो 75 अड़ोज होते हैं उनको सीखना पड़ता है। वो क्या होते हैं? वो होता है, देखिए क्या पैर की तैयारी है, पैर की तैयारी। हाँ, पैर की तैयारी नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते। अच्छा। और 250 के लगभग हमको मुद्राओं के श्लोक सीखने पड़ते हैं। अच्छा, एक आध आप एक सिंपल तौर पे बता सकती क्या कहना चाह रहे हैं मुद्रा के श्लोक? मुद्रा मतलब जैसे कि समझ लीजिए कि ये
एक हाथ की मुद्रा है, जी। तो इस मुद्रा से हमारा मतलब एक डिक्शनरी है एक तरह से, हाँ भरतनाट्यम के लिए बेस है। हाँ। तो ये मुद्रा है पताक त्रिपताको अर्धपताक कर्तरी मुखा मयूराख्यो अर्धचंद्रश्च अराळ शुकतुंडकः। नाट्यारंभे वारिवाहे वने वस्तुनिषेधने कुचस्थले निशायां च नद्याम् अमरमण्डले तुरंगे खंडने वायौ शयने गमनोद्यमे प्रतापे च प्रसादे च चंद्रिकायां घनातपे कवाटपाटने सप्तविभक्त्यर्थे तरंगके वीथि प्रवेश भावेपि समत्वे च अंगरागके आत्मार्थे शपथे चापि तूष्णीं भावनिदर्शने ताडपत्रे च खेटे च द्रव्यादिस्पर्शने तथा आशीर्वाद क्रियायां च नृपश्रेष्ठस्य भावने तत्र तत्प्रेति वचने सिंधौ तु सुकतिक्रमे संबोधने पुरोगेपि खड्गरूपस्य धारणे मासे संवत्सरे वर्षदिने सम्मार्जने तथा एवमर्थेषु युज्यन्ते पताकहस्त भावना। बहुत बड़ा श्लोक है पर इतना बता रही हूँ। इसका ही अर्थ ये बता जो दें मुद्रा, आप। हाँ, ये जो मुद्राएं हैं, पताक का अर्थ होता है कि ये अच्छा। ये नृत्य शुरू करना, नाट्यारंभे। हाँ। और वारिवाहे बादल, मतलब मुद्राओं से हमको हेल्प मिलती है, हम नृत्य कर पाते हैं। पैर की तैयारी रहती है, दोनों मिलके होता है। ये है तो क्या पैर की तैयारी रहेगी और मुद्राओं का भी अभ्यास रहेगा, डेली ये अभ्यास होता है, तो तभी वो उस जगह पे जा पाते हैं। तो आपको 75 श्लोक सीखना ही सीखना है। अच्छा। मतलब 75 स्टेप्स सीखना ही सीखना है, उसको अड़ोस बोलते हैं। और आपको मुद्राएं सीखना है। आचार्य नंदिकेश्वर जी की बुक है अभिनय दर्पणम, उसमें सारे श्लोक हैं, तो वो सब सीखना है। उसी से हमारा सरलता से भरतनाट्यम का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो मतलब ये तो आपने मुद्रा और अंग संचालन के बारे में बताया, बहुत ही सरल तरीके से। जितना आपने बताया उतना तो होता नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ, बहुत साधना लगती होगी उसमें। चेहरे के भाव का क्या महत्व है? चेहरे के भाव का बहुत महत्व है, क्योंकि देखिए बहुत दूर से तो चेहरा दिखता भी नहीं है शायद नृत्यांगना का या नर्तक का। हाँ, काफी दूर बैठे हैं तो मुश्किल होता है। लेकिन नर्तक या नृत्यांगना होने के नाते उसका आपको क्या महत्व लगता है? हाँ, क्या है कि देखिए एक्सप्रेशन का ऐसा है कि जो हमारे श्लोकों में अभी बताया मैंने आपको जी। श्लोक है कि श्लोक, आँख का श्लोक अलग है, गर्दन का श्लोक अलग है ना। और आपका बोलना चाहिए कि वन हैंड मूवमेंट्स है, डबल हैंड मूवमेंट्स है, तो ये सारे सब मिलके नृत्य में भाव प्रकट करने के लिए, उपयोग करने के लिए अच्छे होते हैं। तो ये हम शुरू से सिखाते हैं बच्चों तो मुख मुद्रा की यदि बात करें अभी अपन, हाँ, उसका एक श्लोक आप मुख का श्लोक बताती हूँ, या गर्दन का जो भी। हाँ, गर्दन का कि समम उद्वाहितम अधोमुखम आलोलितम धुतम कंपितम च परावृत्तम उक्षिप्तम परिवाहितम नवदा कटितम शीर्षम नाट्यशास्त्र विशारदैहि। नाट्यशास्त्र में वर्णित है ना। ये है गर्दन के मूवमेंट। तो गर्दन के मूवमेंट्स करते ही है, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, ऊपर भी देखेंगे। आईज मूवमेंट होते हैं, ये आईज मूवमेंट करते हैं। तो ये सारा उपयोग भाव के लिए तो है। अच्छा। भाव इसी से प्रकट करते हैं। और जितना अच्छे से ये हम कर प्रैक्टिस पाएंगे, करेंगे, हाँ, उतने अच्छे से कर पाएंगे, उतने। तो दूर वाला भी दर्शक देख पाएगा। वाह, क्या बात है। भरतनाट्यम या संगीत की कोई भी विधा या नृत्य की कोई भी विधा, ये शास्त्रीय रूप में सब जगह प्रचलित है
और जाने जैसे कंठ संगीत में या इसमें कहा जाता है कि भले ही वो फिल्मी म्यूजिक हो, गजल हो, भजन हो, है तो वही सारेगामा पधनिसा। तो संभवतः ये चीज नृत्य में भी बराबरी से लागू होती है। तो नृत्य के जो लाइट फॉर्म रहते हैं उसको क्या कहते हैं? लाइट लाइट फॉर्म तो वही सेमी क्लासिकल वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वेस्टर्न वगैरह ये सब। हाँ, हाँ, मेरे को लगता है कि स्कूलों में तो यही चलता है ज्यादा। नहीं, भरतनाट्यम में कैसे जैसे डांस ड्रामा है, नृत्य हाँ, नाटिका है, हाँ, इसको आप शास्त्रीय में लेते हैं या नहीं शास्त्रीय में ही लेते हैं। शास्त्रीय में ही लेते हैं? शास्त्रीय में लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा जेंट्स को पार्ट है अगर कुछ है हाँ, उसमें कथकली यूज करते हैं। थोड़ा बहुत कथकली पापा से सीखा है मैंने, अच्छा तो अच्छा। वो भी जानती नहीं तो हूँ। वो तो डांस का ही मिक्सर हुआ ना, मिक्स है, हाँ। वही कथकली हाँ, हो सकता है, नहीं कुछ और भी दूसरा हो। कोई भी ऐसा म्यूजिक नहीं लेता। ऐसा नहीं करते ये। मतलब शास्त्रीय पे ही आधारित है। अच्छा, डांस ड्रामा अगर करना है तो नहीं पूरा। जैसे अभी बीच में आपने कालिया मर्दन या कृष्ण लीला का हाँ, नाम वो सब लिया। शास्त्रीय पे ही था। अच्छा, शास्त्रीय बेस है, भरतनाट्यम का बेस उसमें है, वही रहेगा उसी पर रहता है। बस उसको कहानी बनाते हैं, स्टोरी बनानी पड़ती है ताकि लोगों को रोचक समझ लगे, में आए, समझ में आए समझ में आए, थोड़ा। लोग रिलेट कर सकें। हाँ, कई वर्षों से आप कला पद्म का संचालन कर रही हैं। कई विद्यार्थी, जिसमें शायद मेरी बहन और मेरी बेटी भी शामिल है, हाँ। और आज भी आपके कई शिक्षार्थी हैं। इस बदले हुए परिवेश और आपके इतने लंबे अनुभव को देखते हुए इन स्टूडेंट्स के लिए या नए विद्यार्थियों के लिए या जो कलाकार हैं उनके लिए भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश है कि गुरु कोई भी हो, आप जब आपका समय है जाने का उस समय पर बराबर पहुंचिए। जी, 5 बजे क्लास है तो 5 बजे वाह, बराबर पहुंचिए। क्या बात है। टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। क्लास तो 5 बजे शुरू हो गई, अब आप 5:15 बजे आए हो, जी जी, तो ये थोड़ा सा मुझे बच्चों को बताना है वाह कि वाह, टाइम पर आइए और टाइम पर ही छूट जाते हैं फिर जाके पढ़ाई करिए। तो मेरे को लगता है नृत्य अभ्यास से ये भी फायदा है कि नृत्य करते हैं और फिर घर जाके पढ़ते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है वाह, और पढ़ने में बहुत मदद मिलती है। अच्छा, तो ये मेरे को उनको समझाना पड़ता है और ऐसा हुआ भी है, तो बच्चे उस वजह से रेगुलर आने लगे। क्या बात है। कुछ एक बच्चे हैं जो करते हैं। मेरे ख्याल से ये इतनी मौलिक चीज आपने बता दी है कि शायद ये मौलिक चीज ही लोग मिस हाँ, कर रहे होंगे। वही वही। तो आपका ये मानना है कि यदि समय का पालन किया जाए तो उससे उस पर्टिकुलर क्लास में या उसमें फायदा तो होगा ही होगा, हाँ, प्लस आपके बाद के जीवन में भी, बिल्कुल। और ऐसे आपके अनुशासन पूरे आ जीवन में भी आएगा। अनुशासन आ जाता है। वाह, हाँ, वो डिसिप्लिन अलग ही पता चल जाता है कि कोई कलाकार है तो हाँ ये कलाकार होगा, ये पता चल जाता है। उसने कितना अभ्यास किया है उस आधार पर पता चल जाता है। इतनी छोटी सी बात से। हाँ, वाह, कि भाई देखते ही मतलब हमें ही पहचान लेते लोग कि आप कलाकार हो क्या, ऐसा पूछते हैं। नृत्य सीखने के बारे में क्या? नृत्य सीखने के लिए सीखने पे ऐसा है कि देखिए जो भी चीज़ होती है बोर नहीं होना है। बच्चे क्या करते हैं कि अड़ों सीखते में बोर हो जाते हैं। मेन हाफ सिटिंग है तो हाफ सिटिंग में बैठना है, थोड़ी देर में खड़े हो जाते हैं। तो बहुत बोल बोल के उनको रोज डेली, अच्छा रोज डेली एक ही चीज़ हो रही है उससे भी बोर होते हैं जी, पर उनको ये नहीं समझ में आता कि इसको करने से ही हमारा बेस मजबूत होगा। वाह, तो इसीलिए मैं उनको बार बार यही बोलती हूँ, बेटा रोज करना पड़ेगा। 75 स्टेप में से एक दिन में मुश्किल से 10 या 12 स्टेप होते हैं, फिर दूसरे जब दिन आते हैं तो दूसरे होते हैं, फिर वापस से वो रिपीट होते हैं। तो ये ज़रूरी है क्योंकि 5 जाति में चलना ज़रूरी है रोज, है ना। तिश्र, चतुरश्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण, ये तीन तीन गति में चलते हैं बच्चे। वाह, और वो आते ही सबसे पहले वही करते हैं जिससे बॉडी गर्म हो जाती है और फिर वो अभ्यास चालू करते हैं। तो यही ठीक से करें बच्चे आके। वही बात हो गई ना, जो मौलिक है, जो मूल है, वही ठीक से वही टिक सकता है, क्योंकि नृत्य तो तभी आएगा। सारे कलाकार नहीं बन जाते। सही बात। हाँ, अब इतने सारे विद्यार्थी आते हैं, जैसे 100 विद्यार्थी आ रहे हैं, अब आप 100 विद्यार्थी कलाकार बन जाएंगे, नहीं हो सकते। तो जो कलाकार बन गया उसने बहुत अच्छे से किया मेहनत, और जो नहीं बन पाया मतलब उसने कहीं ना कहीं ढिलाई कर दी। तो ये तो होता ही है, तो यही फर्क है। इसी से मेरे में एक सवाल आया अभी दिमाग में कि जैसे गायन में कहा जाता है कि
स्वर सिखाया नहीं जा सकता, गायन सिखाया जाता है। तबले में या ताल वाद्य में बोला जाता है कि लय सिखाई नहीं जा सकती, बोल सिखाया जा सकता। ऐसे नृत्य में क्या है, जैसे आपने अभी इतनी मौलिक चीज बता दी, नृत्य में भी ऐसा कुछ है? हाँ है ना। क्या है वो? अड़ोई तो है मेन, नहीं, हम लोग का स्टेप्स है। स्टेप्स है, मेन तो स्टेप्स ही है। ये तो सीखने और से आ जाएंगे। किसी किसी को जैसे गॉड गिफ्टेड होते हैं कोई यही बच्चे। पूछ रहा हूँ। हाँ, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं जो इजीली सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, और कुछ गॉड गिफ्टेड नहीं होते, वो मेहनत से करते हैं। वो मेहनत से कर। तो जो गॉड गिफ्टेड रहते हैं, मत कहने का मतलब ये उनमें लय और ताल और स्वर हाँ, पहले से उनके पहले पास, से ही है, उनके शरीर में मौजूद है, तो आपको सिर्फ सिखाना है सिखाना है। और उन्होंने सीखना है। हाँ, जल्दी सरलता से सीखते हैं वो लोग। वाह, क्या बात है। चर्चा अभी समाप्ति की ओर है और समय का पता नहीं चला, वो एक अलग बात है, पर घड़ी अपने हिसाब से सही बात चलती है। सही बात। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा HOTC स्टूडियो में पधारने के लिए, है ना। आगे भी आप आते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।